देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। तराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क का आज महमूदपुर मालिनी की सरजमी पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। तराई किसान यूनियन संभल के गांव धीमाखेड़ी मोहम्मदपुर मालिनी में नबील अहमद के निवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क ने तराई किसान यूनियन ने एक ईद मिलन समारोह एवं किसान पंचायत को संबोधित किया, जिसमें किसानों की अनेकों समस्याओं पर चर्चा की गई और डबल इंजन की सरकार से जल्द समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाने का काम किया। तराई किसान यूनियन सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों की राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय समस्याओं का समाधान जल्द कराया जाएगा, क्योंकि देश किसानों की एकता पर ही टिका है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तथा भारत की आत्मा कृषि है। आत्मा की मजबूती के लिए खेती पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। उसके बल पर ही देश अपने खाद्यान्नों की खुशहाली को समृद्ध कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान घबराए नहीं और एकजुटता का परिचय दें। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है और यह अंतिम दौर तक जारी रहेगी। सरकार की वादाखिलाफी व तानाशाही के खिलाफ तराई किसान यूनियन एकजुट होकर लड़ेगी। वर्तमान समय में न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव मोहम्मद रफी खान ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष खालिद पाशा, मंडल अध्यक्ष आमिर प्रधान, प्रदेश सचिव रफी खान, मोहम्मद नदीम, नवाब खान, हाजी जर्रार, रजा खान, कलीम खान, मेहदी हसन, नवीन कुमार, मुजफ्फर खान, मोहम्मद वसीम, सदाकत हुसैन, बाबू प्रधान, मुबीन, जुनैद, जमीर, नवाब शाद आदिल, शफीक मंसूरी, तालिब पठान, धीरेन्द्र यादव, प्रेमपाल यादव, इब्राहिम खान, नदीम पाशा, खलील खान, नवील अहमद आदि मौजूद रहे। सरकार किसानों के इस तरीके से सिर पड़े हुई है कि इनकी जमीनें छीन लें, इनके कारोबार छीन लें, बिल्कुल नेस्त नाबूद किसान को करने पर तुली हुई है सरकार। हमें अगर हमारा कुर्बा बढ़ेगा, हमारे सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतर जाएंगे, जल्द करेंगे। इसलिए अपना यूनियन का विस्तार करो। और मैं इस देश के माध्यम से एक बात माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ। देखिए, दो आदमी अडानी अंबानी को खुशहाल बनाने से देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक 85 करोड़ जनता, इस देश की गरीब मजदूर और किसान को खुशहाल नहीं बनाओगे, ये देश खुशहाल नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने सभी पदाधिकारियों 4 लाइनों से अपने भाषण की शुरुआत करूंगा। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी घर में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो गर्मी का टाइम है और किसानों का इस वक्त काम भी चल रहा है, गेहूं कटाई का। जो लोग यहाँ आए हैं, इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ 2 नारे लेंगे और आपके बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, तराई किसान यूनियन, तराई किसान यूनियन। नाम छूट गया हो किसी का तो सभी मंच पर मंचासीन साथी और हमारे सामने बैठे सभी हमारे यूनियन के पदाधिकारी, इस गांव के सम्मानित सभी साथियों, आज आपके बीच में पहुंचे हैं और हम सबसे पहले बधाई आपको कि आपने बहुत सफल कर, सभी साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको संगठन में जिम्मेदारी दी है। और मैं देखता हूं कि तराई किसान यूनियन को हमारे खालिद पाशा साहब हो या पूरी टीम हो, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर से लेकर हापुड़ तक सभी जिलों के अंदर बहुत मेहनत के साथ बड़ी मजबूती प्रदान की है। और आपकी यूनियन इस समय इस प्रदेश के किसानों, इस प्रदेश के उन लोगों की आवाज को बुलंद कर रही है। आप संभल में आए हैं, क्या रणनीति रहेगी संगठन को मजबूत करने को लेकर? देखिए, देश के अंदर इस समय जो हालात हैं देश के किसानों के, 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के किसानों को उनकी आय दुगनी करेंगे। 2022 लक्ष्य था देश के किसानों की आय दुगनी करने का। और प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि हम देश के किसानों को एमएसपी
स्वामीनाथन आयोग के आधार पर देंगे, तो आज जो है 2014 से लेकर 2025 9 साल होने जा रहे हैं। 6 और 4 9 साल 10 साल। लेकिन इन 10 साल के अंदर देश के किसानों के कोई भला नहीं हुआ, उल्टा एक 3 काले कानून लेकर आ गए। 3 काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने लामबंद होकर लड़ाई लड़ी और उसके अंदर 700 शहादतें देने के बाद वो कानून वापस हुए। अभी वो काले कानून वापस हुए थे कि एक और मुसीबत जो है वो आके खड़ी हो गई। एक नया जो है राष्ट्रीय कृषि नीति देश की सरकार लेकर आई है, राज्य के अधिकारों को छीनना चाहती है। एग्रीकल्चर और मार्केटिंग जो है स्टेट के राइट है, जिस पर सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर और मार्केटिंग को अडॉप्ट कर कर वो केंद्र अपने हाथ में लेना चाहता है और कॉर्पोरेट को। वो 3 कानून का दूसरा रूपांतर ही वो राष्ट्रीय कृषि नीति है। अभी कृषि नीति पर किसान लामबंद हुए पूरे देश के, और कृषि नीति पर सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। आज ट्रंप ने भारत पर 26% जो टैरिफ लगाकर भारत की सरकार पर उसका जो वाणिज्य मंत्रालय फिंच अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हिंदुस्तान में आए थे और 4 दिन 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हिंदुस्तान के सरकार को आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि आपको हमारी शर्तों पर समझौता करना पड़ेगा, जो व्यापार समझौता है। जबकि आज तक जितनी देश की सरकारें बनी हैं, किसी भी सरकार ने कृषि को उस व्यापार समझौते से बाहर रखा है। लेकिन अमेरिका दबाव बनाकर 26% टैरिफ के आधार पर कृषि मांगी मक्का, सोयाबीन और तमाम जो यहाँ पर देख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक खुला व्यापार है जहां पर वो अपनी फसलों को कम दामों पर बेच सकता है। ये इस देश के किसानों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि जब 26% टैरिफ लग गया तो हमारा जो चावल निर्यात होता है, हमारा जो महाराष्ट्र का आम निर्यात होता है, जो केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का चाय हमारी एक्सपोर्ट होती है, वो सारी पे इस देश के किसानों पर असर पड़ेगा। तो इसलिए आज एक नई मुसीबत जो है ट्रंप ने इस देश के किसानों के सामने खड़ी कर दी और देश की सरकार मौन बनकर बैठी है। चाइना ने आंखें दिखाई, ब्राजील ने आंखें दिखाई, छोटे छोटे लोगों ने कहा कि हाँ आपकी धौंस के नीचे नहीं आएंगे। लेकिन क्या मजबूरी है कि आज मोदी अपने ट्रंप के साथ दोस्ती के साथ निभाते हुए मौन क्यों है, इस देश के किसानों के लिए क्यों नहीं बोल रहे, क्यों जवाब नहीं देते कि हम झुकेंगे नहीं, इस देश के किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो बड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर हम आज यहाँ बैठे हैं। यहाँ सब पंचायत रखी है, हमारे तमाम नबील भाई साहब शामिल हुए हैं, हमारे नदीम जी, हमारे खालिद जी, तमाम तराई किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर इस देश के किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी लीगल राइट है इस देश के किसान का। जब तक इस देश के किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी, तब तक इस देश की इकोनॉमी, जिसके अंदर 50% इस देश का किसान हो, उस देश की जीडीपी में 18 से 20% इस देश की किसानी का हिस्सा हो, जब तक वो जो है सर्वाइव नहीं करेगा, तब तक उसको जो है इस देश की बेरोजगार हो, नौजवान हो, उनको रोजगार और इस देश की इकोनॉमिक जो डिजाइन है उसको आप सही नहीं कर सकते। सबसे पहले सबसे बड़ी लड़ाई इस देश के किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। यहाँ गन्ना है, गन्ने की बड़ी बात है। गन्ना कश्मीर के अंदर धारा 370 हट गई, लेकिन गन्ने पे 70 लगी है। पिछले 3 साल से 4 साल से गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ रहा और पिछले 2 टर्नओवर होने जा रहे हैं मोदी योगी सरकार के, कुल 55 रुपए बढ़ाए हैं और 2012 से लेकर 2017 के अंदर 65 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और ये 2017 से लेकर 2025 तक कुल 55 रुपए बढ़े हैं। और वो भी जो कहा था कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, तमाम चीनी मिलों पर अभी भी किसानों को करोड़ों रुपए बकाया है। तो गन्ना किसान की लागत 1.5 दुगनी हो गई और जो डीजल 35 रुपए था वो डीजल 90 रुपए मिल रहा है। जो खाद यूरिया 250 रुपए 200 रुपए का कट्टा था वो 300 का हो गया। डीएपी 370 वाली 1400 रुपए का कट्टा हो गई। तो लागत किसान की कितनी बढ़ गई? सवाल का जवाब यह है कि आज सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही, भाग रही है। सरकार असली मुद्दों से भटकाकर इस देश के लोगों को वक्फ और तमाम चीजों के उलझाकर जो है जो धार्मिक चश्मे की आड़ में लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार असलियत बचाने से बच रही है। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा जो चल रहा था खत्म करा दिया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल जो है ये सरकारें जो है जो भी सरकार ऐसा किसानों के साथ करेगी, दमन करेगी, उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसानों के साथ अन्याय किया। आज 305 सीटों से
230 पे आ गए, 240 पे आ गए, उनकी सीटें कम हुई। यही था, उसी रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, जिस रीजन के अंदर किसान आंदोलन पूरे जोर से 2020-21 का आंदोलन चला। इसी तरह पंजाब के अंदर भी अगर वहां की सरकार वहां के अन्नदाता को दमन और रिप्रेशन के दम पर खत्म करना चाहेगी, दबाना चाहेगी, तो आने वाले समय में सरकारों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पास हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सरकार है, रात के 12 बजे अगर उठकर जीएसटी का कानून पारित कर सकती है, रात के 8 बजे देश की सरकार नोटबंदी का कानून पारित कर सकती है, तो ये सरकार कुछ भी पारित कर सकती है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है सिस्टम है। कोई सिस्टम से कोई चीज को सबको विश्वास में लेकर, जब वहां पर कमेटी बनी थी, उस कमेटी को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया और अपनी मर्जी से रात को जो है कानून पारित कर दिया गया। हम कहते हैं आज आप जो है इस देश के जो धार्मिक धारा 26 जो हमें राइट देती है कि हम किसी भी अपने धर्म के लिए हम जो है संस्था बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, और उसका धर्म और पूजा और उसका जो सिस्टम हमें अलाउ है संविधान से, उस पर आप जो है अगर पाबंदी लगा दोगे, आज एक धर्म पर लगी है, कल दूसरे धर्म पर लगेगी, कल तीसरे धर्म पर लगेगी, तो ये तो सबके बीच में दखल करेंगे। तो फिर हमारा जो धार्मिक संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो हमें राइट देता है, उस राइट का तो वायलेशन है। फिर यही कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का बैकवर्ड, इस देश का अगला, इस देश के पिछड़े इसीलिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश के गरीब, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर पूजा का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। अपने तमाम स्वास्थ्य और तमाम रहने का अधिकारों को आप लोग छीनने का काम कर रहे हैं।